आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक मामले पर बात करेंगे जिसने भारतीय मानवाधिकार कानून यानी ह्यूमन राइट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस की पूरी दिशा ही पलटकर रख दी। ये महज कोई आम कानूनी लड़ाई नहीं है, ये कहानी है एक बहुत बड़े बदलाव की। आखिर अधिकारों की सिर्फ कागज पर घोषणा कर देना ही तो काफी नहीं होता ना, उनका उल्लंघन होने पर एक वास्तविक ठोस समाधान भी तो मिलना चाहिए। और यहीं नीला बाती बहरा मामला सामने आता है, जो राज्य की जवाबदेही या कहें स्टेट लायबिलिटी का एक ऐसा बुनियादी पत्थर बन गया जिसे आज भी याद रखा जाता है। एक बहुत ही गंभीर सवाल पर गौर करते हैं। जब वो लोग जिन्हें हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है वही रक्षक के बजाय भक्षक बन जाए तो क्या होगा? क्या सत्ता या राज्य सरकार किसी पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून का सहारा लेकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं? बिल्कुल, यही वो मूल संघर्ष था जो इस मामले के केंद्र में खड़ा था। एक तरफ राज्य की असीमित ताकत और दूसरी तरफ एक आम नागरिक के मौलिक अधिकार। भाग 1, हिरासत में त्रासदी। घटनाक्रम काफी तेजी से आगे बढ़ता है। तारीख थी 1 दिसंबर 1987। 22 साल के सुमन बेहरा को उड़ीसा की सारापल पुलिस चौकी में चोरी के शक में पूछताछ के लिए लाया जाता है। पुलिस का दावा था कि उसी रात करीब 3 बजे सुमन उनकी कैद से भाग निकला। लेकिन कहानी में असली मोड़ अगली सुबह आता है, जब उस युवा लड़के का शव गांव के ही पास एक रेलवे ट्रैक पर मिलता है। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान साफ देखे जा सकते थे। भाग 2, विरोधी दावे और सबूत। अब यहां से दो बिल्कुल अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ याचिकाकर्ता थीं सुमन की मां नीला बाती बहरा। उनका सीधा और गंभीर आरोप था कि उनके बेटे की मौत कोई मामूली हादसा नहीं थी, बल्कि पुलिस हिरासत में दी गई क्रूर यातनाओं का नतीजा थी। दूसरी तरफ पुलिस का बचाव ये था कि लड़का रात 3 बजे भाग गया था और बाद में एक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जाहिर सी बात है, ये दोनों बातें एक साथ तो सच नहीं हो सकती थीं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इन विरोधी दावों को बस यूं ही सच नहीं मान लिया। इस विवाद की तह तक जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दखल दिया और एक जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज को इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने के कड़े निर्देश दिए। सच का सामना आना बहुत जरूरी था। और जांच का जो नतीजा आया वो बिल्कुल साफ था। मेडिकल एविडेंस और जांच रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया कि सुमन के शरीर पर जो चोटें थीं वो साफ तौर पर लाठी की चोटें थीं। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया कि ये चोटें किसी रेलवे दुर्घटना की वजह से आ ही नहीं सकती थीं। मतलब इस एक रिपोर्ट ने पुलिस की उस ट्रेन एक्सीडेंट वाली कहानी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। भाग 3, कानूनी लड़ाई के मोर्चे। यहाँ से कानूनी दांव-पेच शुरू होते हैं। सुमन की मां के तर्क बेहद स्पष्ट और दमदार थे। उनका मुख्य पॉइंट ये था कि ये सीधे तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीने के अधिकार का घोर उल्लंघन है। उन्होंने दलील दी कि राज्य हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रक्षा करने के अपने पवित्र कर्तव्य यानी सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी में पूरी तरह से फेल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों द्वारा पहुंचाए गए इस नुकसान के लिए राज्य पर सख्त दायित्व या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तय करने की बात कही और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक उपचार की मांग की। इसके जवाब में उड़ीसा सरकार ने अपना बचाव करने के लिए एक बहुत ही पुराने कानूनी सिद्धांत का सहारा लिया। इसे सॉवरेन इम्यूनिटी या संप्रभु उन्मुक्ति कहा जाता है। इसे समझना काफी जरूरी है। दरअसल ये एक ऐसा पारंपरिक बचाव है जो ये कहता है कि जब राज्य के कर्मचारी जैसे कि पुलिस कोई संप्रभु कार्य कर रहे हों, जैसे कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, तो उस दौरान उनके द्वारा किए गए किसी भी गलत काम के लिए राज्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बात यहीं खत्म नहीं हुई। राज्य ने एक और अजीब सुझाव दे डाला। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे मुआवजा नहीं देना चाहिए, बल्कि याचिकाकर्ता को एक निचली अदालत में सिविल मुकदमा दायर करना चाहिए। अब जरा गौर करें, एक प्राइवेट लॉ या सिविल मुकदमा कितना धीमा और थका देने वाला होता है। इसके बिल्कुल उलट याचिकाकर्ता अनुच्छेद 32 के तहत पब्लिक लॉ रेमेडी मांग रही थी, जो सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों के हनन के लिए तुरंत संवैधानिक मुआवजा दिलवाता है। भाग 4, संप्रभु उन्मुक्ति को हटाना। आखिरकार अदालत ने सर्वसम्मति से याचिकाकर्ता के हक में अपना फैसला सुनाया और यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉवरेन इम्यूनिटी के इस पुराने बचाव को सिरे से उखाड़ फेंका।
अदालत ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया कि भई जब बात नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की हो ना, तो राज्य इस औपनिवेशिक सिद्धांत के पीछे नहीं छिप सकता। संवैधानिक कानून में इस सिद्धांत की कोई जगह ही नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ के बीच एक बहुत ही गहरी लकीर खींच दी। अदालत ने समझाया कि अनुच्छेद 32 के तहत दिए गए मुआवजे का मकसद महज नुकसान की भरपाई करना नहीं होता। इसका असली मकसद होता है पीड़ित की पीड़ा को शांत करना, उसे मॉडिफाई करना और साथ ही राज्य की सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक सख्त चेतावनी या डिटेरेंट के रूप में काम करना। एक तरह से राज्य को सीधा मैसेज था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। भाग 5 दायित्व और मुआवजा। अदालत ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी सख्त दायित्व का एक बेहद मजबूत मानक सेट कर दिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सुनिश्चित करना पूरी तरह से राज्य की जिम्मेदारी है कि किसी भी नागरिक को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या आज़ादी से वंचित ना किया जाए। अगर पुलिस कस्टडी में किसी की जान जाती है तो कोई बहाना नहीं चलेगा, राज्य सीधे तौर पर इसके लिए जवाबदेह होगा। और इस जवाबदेही को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पर एक बड़ा वित्तीय दंड लगाया। मृतक की उम्र और उसकी कमाई के हिसाब से कैलकुलेशन करके अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वो सुमन की मां को 1,50,000 रुपए का मुआवजा दे और इसके साथ ही 10,000 रुपए की कानूनी लागत का भी भुगतान करे। ये सिर्फ एक रकम नहीं थी, ये पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। भाग 6 मानवाधिकारों का एक स्तंभ। अगर इस फैसले के असर की बात करें तो इसने हिरासत में होने वाली हिंसा के लिए राज्य को आर्थिक रूप से जवाबदेह बना दिया। इस तरह पुलिस की बर्बरता पर एक बहुत ही पावरफुल चेक या कह लीजिए एक शक्तिशाली रोक लगा दी गई। इसने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अगर सत्ता का दुरुपयोग होगा तो राज्य को उसकी भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अदालत ने एक बहुत ही गहरी बात स्थापित की। हमारे संविधान में दिए गए अधिकार महज कागजी वादे या पार्चमेंट प्रॉमिस नहीं है जो सिर्फ किताबों में छपे हुए अच्छे लगते हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जिन्हें ठोस उपचारों के साथ जमीन पर लागू करने योग्य होना ही चाहिए, क्योंकि अगर किसी अधिकार के उल्लंघन का कोई वास्तविक समाधान ही नहीं है तो फिर उस अधिकार का आखिर मतलब ही क्या रह जाता है। इस ऐतिहासिक फैसले की विरासत बहुत बड़ी रही। इस मामले ने न सिर्फ राज्य का दायित्व तय किया बल्कि आगे चलकर कई अहम कानूनी बदलावों की ठोस नींव भी रखी। इसी मामले ने बाद में आने वाले मशहूर D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के दिशा निर्देशों के लिए रास्ता साफ किया। उन्हीं गाइडलाइंस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के अधिकारों को विस्तार से समझाया और कस्टडी में होने वाले टॉर्चर को रोकने के लिए पुलिस की ड्यूटी को पूरी तरह से शीशे की तरह साफ कर दिया। अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है। अगर हमारे अधिकार असल में उतने ही मजबूत हैं जितने कि उन्हें लागू करने वाले उपाय, तो भविष्य के कानूनी ढांचे को राज्य की असीमित ताकत और एक आम इंसान की आज़ादी के बीच संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए? ये कैसे पक्का किया जाए कि रक्षक कभी भक्षक ना बने? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।